Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर. स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे. आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फोर्स के बारे में बताऊंगी एंड इट्स इफेक्ट्स के बारे में, द टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं. एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द टर्म प्रेशर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो let us quickly begin our chapter with the term force. Alright, so what do you understand by the term force? Force क्या होता है? फोर्स क्या होता है? तो चलिए जल्दी से इसको समझते हैं अपने कुछ डेली लाइफ सिचुएशंस एंड डेली लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू. मान लीजिए कि मैंने आपको एक बॉक्स दिया है ना, एक बॉक्स रखा हुआ है और मैंने आपको कहा कि इस बॉक्स को आपको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है. तो आप लोग क्या करेंगे? ईदर यू विल लिफ्ट द बॉक्स, है ना. अगर वो बॉक्स हल्का हुआ तो आप क्या करेंगे? उस बॉक्स को लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा ही देंगे. लेकिन अगर वो बॉक्स भारी हुआ, इफ इट इज हैवी, देन तो आप क्या करेंगे? तब आप उसको पुश करके, उसको धक्का मार के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएंगे. यही बात है ना. तो ये जो आपने धक्का दिया, ये जो आपने पुश करा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फोर्स. क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपकी एनर्जी यूटिलाइज हुई, है ना, एंड आपकी जो है ताकत यूज हुई. ठीक है, आपका बल का यूज हुआ इसके अंदर. ठीक है, तो यानी कि हम लोग एक तरीके से फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल. क्या कहते हैं बच्चों? बल कहते हैं. ऑलराइट, तो जैसे अब हमने हैवी बॉक्स वाले एग्जांपल में देखा तो उसके अंदर आप लोगों ने पुश करा, तो यानी कि हम लोग एक तरीके से पुश को फोर्स कह सकते हैं ना. चलिए अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. मान लीजिए कि आपके घरों में जैसे कबर्ड होते हैं या फिर अलमीरा होती है जिसके अंदर ड्रॉर होते हैं. मान लीजिए आपको ड्रॉर खोलना है, ठीक है, उसमें से कोई पेन या पेंसिल निकालनी है, अगर कोई भी चीज निकालनी है, आप उस ड्रॉर को पुल करेंगे और फिर सामान निकालने के बाद उसको आप क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे. लेकिन जो पुल करने के लिए आपने क्या करा? ताकत का इस्तेमाल करा. तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि पुल भी क्या होता है? फोर्स होता है, कह सकती हूँ ना मैं. इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए जैसे कि विलेजेस में हम लोग देखते हैं कि कुआं होता है, वेल होता है, उसमें से पानी भरने के लिए हम लोग बकेट अंदर डालते हैं और उस बकेट को हम लोग क्या करते हैं? पुल करते हैं. वहां पे भी हमारे मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल हुआ है ना. तो वी कैन से दैट पुल इज ऑल्सो अ फोर्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसमें यानी कि हम ये कह सकते हैं पुश या फिर एक पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स कह सकते हैं. और इस पुश और पुल से क्या होगा? इस पुश और पुल से हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा. अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे एक बॉल है. ओके, आई एम श्योर आप सब लोगों को स्पोर्ट्स का, है ना, या तो क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आप सब लोगों ने देखा होगा, एंजॉय करा होगा, खेला भी होगा. लेकिन उसके अंदर आपने कभी नोटिस करा है कि कोई बॉल है वो ग्राउंड पे रखी हुई है. ठीक है, मान लीजिए एक फुटबॉल है, ग्राउंड पे रखी हुई है, तो उसकी स्टेट क्या है? वो है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में, क्योंकि वो हिल ही नहीं रही है, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है. तो एक फुटबॉलर ने उसको किक लगाई तो वो क्या हो गया? स्टेट ऑफ मोशन में चला गया. स्टेट ऑफ मोशन में आ गया ना, मूवमेंट आ गई उसके अंदर. तो यानी कि फोर्स की वजह से क्या हुआ? वो जो उसने किकिंग करी, जो पुशिंग करी, उसकी वजह से क्या हुआ? उसका स्टेट रेस्ट से चेंज होके हो गया मोशन में. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसी में अगर मैं कहूँ कोई चीज मोशन में है, अगर कोई चीज मोशन में है, क्या हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं? बिल्कुल. मान लीजिए एक बैट्समैन ने जो है बॉल को हिट करा और आपने उसको कैच कर लिया, तो बॉल तो स्टेट ऑफ मोशन में थी और जब आपने उसे कैच करा तो वो क्या आ गई? स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गई. तो यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a push or pull of an object which tends to change its state of rest, or of motion is called force.
इज कॉल्ड फोर्स। क्या हम ये कह सकते हैं, क्या ये डेफिनेशन आप सब लोगों को अब समझ में आ गई कि फोर्स क्या होता है बच्चों? एक पुश या पुल होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ जनरल सी बातें हैं, जल्दी से सुनते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, वो क्या है बच्चों? न्यूटन है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ये बात समझ में आई? अब जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसको दो बच्चे धक्का लगा रहे हैं। ओके, इसको दो बच्चे धक्का लगा रहे हैं। एक ने यूज करा 20 न्यूटन का फोर्स और एक ज्यादा ताकतवर था तो उसने यूज करा 30 न्यूटन्स का फोर्स। ठीक है, न्यूटन्स यानी एसआई यूनिट, क्योंकि हम फोर्स बोल रहे हैं। तो एक थोड़ा सा कमजोर था, उसने 20 न्यूटन्स का फोर्स लगाया, एक ने 30 न्यूटन्स का फोर्स लगाया। आपको कैसे पता 30 न्यूटन्स वाला ज्यादा ताकतवर है? आपने वो नंबर देखा ना, नंबर देखा 20 में और 30 में कौन बड़ा है? 30। तो इस नंबर को हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। इस नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड कहते हैं। सो वी कैन से दैट कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली डिटरमाइंड बाय its magnitude, by its magnitude। magnitude मतलब that number, okay, that number, ये जो नंबर है, ऑलराइट, कि ये जो नंबर है ये हमें बता रहा है कि ज्यादा है कि कम है, कितना फोर्स है। तो स्ट्रेंथ को ये नंबर ही डिटरमाइन करता है, ये मैग्नीट्यूड ही डिटरमाइन करता है। ऑल्दो हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स को भी स्पेसिफाई करना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी? जिस भी डायरेक्शन में मोशन होगी, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला अगर मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है, ओके, और मैं इसको यहां से धक्का लगा रही हूँ, ये मेरे फोर्स का डायरेक्शन है। तो यहां से ये यहीं तो हिलकर जाएगा, ये मोशन का डायरेक्शन हुआ। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the direction of the force, is the direction of force। क्या ये मैं कह सकती हूँ कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? जिस भी डायरेक्शन में आपकी ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई थिंक ये चीजें आपको कुछ जनरल सी बातें फोर्स के बारे में, आपको इंट्रोडक्शन एक अच्छा सा मिल गया। ठीक है, आपको समझ में आ गई होंगी ये सारी चीजें। अब हम क्विकली स्विच ओवर करते हैं अपने इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की तरफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोग अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे। सो क्विकली राइट डाउन द हेडिंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ऑलराइट, क्या क्या इफेक्ट होते हैं फोर्स के, इसको हम लोग डेली लाइफ सिचुएशंस की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, पहला है इफेक्ट कि फोर्स कैन मेक अ बॉडी मूव। ये एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉडी को मूव करवा सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको काफी सारे दे चुकी हूँ कि कोई भी एक, मान लीजिए बॉल है, फुटबॉल वाला अभी एग्जाम्पल दिया था, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने उसको किक करा तो बॉडी क्या है? मूव होने लग गई। बॉडी जो है, बॉल जो है आपकी मूव होने लग गई। तो यानी कि फोर्स की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट को हम स्टेट ऑफ रेस्ट से चेंज करके स्टेट ऑफ मोशन में ला सकते हैं, उसके अंदर मूवमेंट करवा सकते हैं। सिंपल सी बात है। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या ये हमेशा जरूरी है? क्या ये हमेशा होता है कि जब भी हम फोर्स लगा रहे हैं बॉडी मूव करेगी ही करेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या वो बॉडी को हमेशा मूव कर सकता है? क्या फोर्स हमेशा बॉडी को मूव कर सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वॉल है बड़ी सी, ठीक है, और आप उसको धक्का मार रहे हैं, आप उस पर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, पर क्या वो अपनी जगह से हिल जाती है? नहीं हिलती। इसका मतलब फोर्स तो लग रहा है लेकिन बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही। तो इस पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ओके, इसके अंदर हम लोग वॉल वाला एग्जाम्पल
दे सकते हैं कि ये तो बात ठीक है कि फोर्स की वजह से बॉडी में मूवमेंट आती है, लेकिन हमेशा आती है ये जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स। नाउ द सेकेंड इज कि इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ये भी एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ कि एक मूव होती हुई बॉडी को हम लोग कैसे स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि एक बॉल जो है वो किसी ने हमें कैच दी, या फिर एक बैट्समैन ने एक बॉल को हिट करा और हमने कैच कर ली, तो हमने क्या करा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया। ठीक है, इफ वी अप्लाई द फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अप्लाई फोर्स इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर हम मोशन की डायरेक्शन से दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करते हैं तो हम मूव होती हुई बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं। इसमें आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी आ सकता है। फ्रिक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, आई एम श्योर 7th क्लास में 6th क्लास में आपने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा है कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है और ऑब्जेक्ट, चलते हुए ऑब्जेक्ट, या तो उनकी स्पीड कम हो जाती है या फिर वो स्लो डाउन हो जाते हैं या फिर वो बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाते हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर नाउ? ओके, नाउ द थर्ड इफेक्ट इज इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं एंड इट कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी ये चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन कैसे? मान लीजिए कि एक बॉल है, वो चल रही है, अपने ग्राउंड पे चल रही है और सडनली एक फुटबॉलर ने उसको किक मारी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर आप लोग टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, तो शटलकॉक की डायरेक्शन आप लोग चेंज करते रहते हैं, है ना? तो इसमें भी आपका क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। सिंपल सी बात है। और इसी तरीके से आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड को? अगर आप जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन है उसी डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, if direction of force, I am writing only dir for direction of force is in same direction of motion या फिर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। दो केसेस अराइज होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो इस केस से तो स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी और इससे स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ये चीज समझ में आ गई। आप सीधे जा रहे हैं और आपने, मान लीजिए बॉक्स का ही एग्जांपल लेते हैं, अगर आप इसी डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें क्या होगी? इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। आपको ये चीज समझ में आ गई? क्लियर होगी ये चीज? अब आपका इसका लास्ट इफेक्ट बचता है, बहुत सिंपल सा इफेक्ट है। अगर हम देखें तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का जो लास्ट है हमारा वो है कि इट कैन चेंज द स्पीड, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इसको हम कहाँ देखें कि शेप कैसे चेंज होती है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सभी के घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मा आपके लिए रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती हैं। ठीक है, आटा गूंदने के टाइम पे जो वो डो बनाती हैं तो उनकी बॉल्स बनाती हैं, फिर उनको क्या करती हैं? बेलती हैं ताकि उसकी राउंड चपाती बन सके और आपको वो दे सके यमी यमी फूड, है ना? यही बात है। तो उसके अंदर उसका क्या हुआ? डो की शेप चेंज हो गई। जब उन्होंने बेलन की हेल्प से उसमें कोई फोर्स लगाया तो उससे क्या हुआ? उसकी पूरी की पूरी शेप चेंज हो गई, साइज चेंज हो गया,
है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए रबर बैंड। रबर बैंड को आप सभी लोगों ने देखा है, तो जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो क्या हो गई, उसकी शेप एंड साइज चेंज हो गई ना, और हमने क्या लगाया इसके अंदर, फोर्स लगाया। तो दीज आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि फोर्स कैन मेक अ बॉडी मूव, it can stop a body moving body, it can change the direction of the motion of an object, it can increase or decrease the speed of a moving object, and it can change the shape and size of the object. I hope ये clear हो गया होगा। अब हमारा अगला टॉपिक आता है force due to an interaction। ओके, फोर्स के लिए इंटरैक्शन जरूरी है। ओके, सो राइट डाउन द हेडिंग force due to interaction। force due to interaction। क्या इंटरैक्शन जरूरी है? क्या इंटरैक्शन जरूरी है? यस, टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंटरैक्शन जरूरी है फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। ओके, सो द इंटरैक्शन बिटवीन two objects is necessary for the force to come into play। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने इंटरैक्शन वर्ड का यूज करा है, टचिंग या कांटेक्ट वर्ड का यूज नहीं करा है। मतलब टच हो एक दूसरे से वो जरूरी नहीं है, इंटरैक्शन होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको एक बॉक्स को धक्का लगाना है तो क्या आप उसके साइड में जाके खड़े हो जाएंगे और बॉक्स हिल जाएगा अपने आप? नहीं हिलेगा ना, नहीं हिलेगा। उसके अंदर आपका हैंड का टच हुआ है, बॉडी से हैंड का टच हुआ है बॉक्स से, तभी वो बॉक्स हिला है। यहाँ तो टच यानी कि कांटेक्ट की वजह से मूवमेंट हुई, लेकिन क्या विदाउट कांटेक्ट भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जैसे मैग्नेट में आप जानते हैं कि एक मैग्नेट दूसरी मेटेलिक बॉडी या मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है, ये आप लोग सब जानते हैं। ठीक है, तो जो अट्रैक्शन हो रही है क्या उसके लिए टचिंग होनी जरूरी है? नहीं, है ना। अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। सिर्फ उनका आसपास होना जरूरी है, उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होना जरूरी है, ज्यादा स्पेस होगा तो वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वो विदाउट कॉन्टैक्ट आई, तो कॉन्टैक्ट वर्ड नहीं कंफ्यूज होना कॉन्टैक्ट वर्ड और इंटरैक्शन वर्ड में। ओके, इंटरैक्शन होना जरूरी है, दो ऑब्जेक्ट्स का पास में होना जरूरी है ताकि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स को एक्सर्ट कर सके। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अब अगर हमें नेट फोर्स की बात करें, नेट फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, अगर इफ मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, इफ मोर देन टू बॉडीज are acting on an object then क्या होगा? अब दो बॉडी, इसमें भी आपकी जो है दो केसेस बनते हैं, दो से ज्यादा बॉडी या दो बॉडीज जो है वो एक ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रही हैं, तो नेट फोर्स कितना होगा? ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन में है, इन द सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, देन नेट फोर्स, जो आपका नेट फोर्स होगा विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक ने लगाया 20 न्यूटन का और एक ने लगाया 30 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना होगा? सेम डायरेक्शन में लग रहा है, नेट फोर्स कितना होगा? 50 न्यूटन का, F1 प्लस F2 यानी कि सम हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। वहीं अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो नेट फोर्स क्या होगा? अब बताइए नेट फोर्स क्या होगा? मान लीजिए ये एक बॉक्स है, यहाँ पे एक पर्सन 20 न्यूटन का लगा रहा है, यहाँ से भी दूसरा पर्सन 20 न्यूटन का लगा रहा है, तो बॉक्स हिलेगा ही नहीं ना,
नेट फोर्स तो जीरो हो गया एक तरीके से। तो अगर बराबर का फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, तो आपका नेट फोर्स होगा जीरो। लेकिन अगर एक का थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, तो बॉक्स उसकी तरफ यानी कि उसके डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ जो है क्या हो जाएगा, स्लाइटली मूव कर जाएगा। यही बात है। तो यानी कि इसके अंदर हमने क्या करा, डिफरेंस ऑफ द टू इंडिविजुअल फोर्सेस लिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका नेट फोर्स हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल फोर्सेस, डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल फोर्सेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये चीज समझ में आ गई। तो इस चीज से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, उसको हम लोग लिख लेते हैं कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इफ फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ओके, कंक्लूजन अगर हम लिखें कि इफ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग on an object, then net force will be equal to zero। नेट फोर्स आपका जीरो हो जाएगा अगर इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, लेकिन इफ मोर देन वन फोर्स आर acting on a body in the same direction में अगर एक्ट कर रहे हैं in the same direction, then net force क्या होगा, then effect of force कितना होगा, effect of force will be the net force acting on it। ऑलराइट, जो आपका इफेक्ट ऑफ फोर्स होगा यानी कि बॉक्स हिलेगा कि नहीं हिलेगा, कितना हिलेगा, विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यहाँ पे भी नेट फोर्स ही है एक तरीके से, लेकिन क्योंकि इक्वल है और ऑपोजिट है तो वो जीरो हो गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और एक बात और निकल कर आती है कि इफ स्पीड ऑफ द बॉडी इज जीरो, अगर बॉडी की स्पीड ही जीरो है तब वो कौन सा स्टेट होगा, whether it will be a state of motion or state of rest, then the body is said to be in state of rest, then the body is said to be in state of rest। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तीनों बातें क्लियर हो गई, सिंपल सी थी, आसान सी थी कि इक्वल एंड ऑपोजिट तो नेट फोर्स जीरो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो सबका सम कर देंगे तो वो नेट फोर्स आ जाएगा। और अगर स्पीड जीरो है तो आपका क्या है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। Types of forces. So quickly write down the heading types of forces. Alright students. So how many types of forces are there? Types of forces. So there are two types of forces. दो तरीके के forces है based on the fact कि whether there is physical contact between them or there is not a physical contact between them। Okay, तो इस fact पे based आपके दो types of forces है। पहला है contact forces and the second one is non-contact forces। non-contact forces, contact forces क्या होते हैं, forces in which objects are in physical contact with each other, यानी एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है। और नॉन कांटेक्ट क्या होता है, forces which do not make any physical contact with the body but act through space, लेकिन उनके बीच में जो स्पेस होता है उसके थ्रू वो एक्ट करते हैं। तो आई होप कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन
कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्लियर हो गया। इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, इसमें खाली स्पेस होता है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपके 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कितने होते हैं आपके? 3 टाइप्स के होते हैं। सिंपल है, आपको सब कुछ आता है, सब कुछ। ओके, तो फर्स्ट हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, सेकंड वन इज मैकेनिकल फोर्स। ओके, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बताइए जल्दी से कि कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्या होता है? विच अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं विच अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, opposes the direction of motion. Okay, it either slows down the object, slows down the body, or stops it, or prevents it from moving, ओके, फ्रिक्शनल फोर्स क्लियर हो गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा भी हुआ है कि जिसकी वजह से हम लोग आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, हम लोग आसानी से वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो हम लोग स्लिप कर देंगे, है ना। हम लोग लिख ही नहीं पाएंगे। कि आप बटर पेपर पे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? ऑयलिंग की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स होता ही नहीं है, तो हम उसके ऊपर लिख ही नहीं पाते, ठीक है। फॉर राइटिंग, फॉर ड्रॉइंग, फॉर मूविंग, फॉर वॉकिंग, फॉर रनिंग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी मच नेसेसरी एंड इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये चीज आपको क्लियर हो गई। ये आपकी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर देता है या फिर उसको मूव ही नहीं करने देता। इट प्रिवेंट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ मैकेनिकल फोर्स एंड द थर्ड वन इज अवर मस्क्यूलर फोर्स। Muscular force. All right, now what do you understand by mechanical force? Mechanical force नाम से ही पता चल रहा है, force produced by machines. Forces produced by machines, जो machine produce करती है, ठीक है। It uses external sources like electricity, petrol, diesel. ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी यानी मशीन को चलाने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं फ्यूल की जरूरत पड़ती है, तभी मशीन्स मूव करेंगी, है ना। तभी उनके अंदर एनर्जी आएगी और वो फोर्स लगाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फैन का एग्जांपल लूं, है ना अगर एक फैन मूव कर रहा है तो फैन को मूव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एक्सटर्नल सोर्स हमने दे दिया इलेक्ट्रिसिटी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी उसको पुश करेगी, उसको फोर्स देगी, जिसकी वजह से उसकी ब्लेड्स जो है वो रोटेट करेंगे और आपको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी। यही बात है ना। तो इस फोर्स को हम लोग कहते हैं बच्चों मैकेनिकल फोर्स। नाउ अवर लास्ट कॉन्टैक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। ये आपको भी ये भी नाम से पता चल रहा है, फोर्स exerted by the muscles of a बॉडी। हमारी बॉडी की मसल्स से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जैसे कि लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, हम लोग अपने हैवी स्कूल बैग्स को लिफ्ट करते हैं तो मसल्स का यूज हुआ ना। ड्रॉइंग अ वाटर फ्रॉम अ वेल, मसल्स का यूज हुआ। जंप करने में भी आपके मसल्स का यूज हो रहा है। वॉक करने में भी हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे ही एग्जाम्पल्स किसके हैं? आपके मस्कुलर फोर्स के हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप कॉन्टैक्ट फोर्सेस समझ में आ गया। व्हाई दीज ऑल आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम मस्कुलर फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं, या हम मैकेनिकल फोर्स को क्यों कहते हैं, या फ्रिक्शनल फोर्स को क्यों कहते हैं। बिकॉज इन ऑल दीज फोर्सेस द ऑब्जेक्ट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। नाउ लेट अस क्विकली मूव ओवर टू अवर लास्ट टॉपिक विच इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी आपके 3 तरीके के होते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी आपके 3 तरीके के होते हैं। पहला कौन सा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। द सेकेंड वन इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
and the most important one is gravitational force. Gravitational force, magnetic force, force exerted by magnets, force exerted by magnet किसके ऊपर? on another magnet, या तो दूसरी मैग्नेट पे या फिर और एनी मैग्नेटिक मेटल पे, ठीक है, कोई भी मेटल। मैग्नेटिक मेटल्स कौन कौन से होते हैं आपके? आयरन, निकल, कोबाल्ट, इन सब पे जो फोर्स एक्सर्ट करती है एक मैग्नेट या फिर दूसरे मैग्नेट पे जो फोर्स एक्सर्ट करती है एक मैग्नेट, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और ये नॉन कॉन्टैक्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कॉन्टैक्ट में लाने की जरूरत ही नहीं है, उनको बस पास पास ले आओ, स्पेस होगा उसी के थ्रू पता चल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, विच इज नोन एज फोर्स ऑफ रिपल्शन, और अनलाइक पोल्स यानी कि नॉर्थ साउथ आपस में क्या करेंगे बच्चों? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी, आप लोगों ने पढ़ भी रखी है, आसान लग रही होगी। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे। ये भी सेम है, बस मैग्नेट की जगह आ जाएगा चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड बॉडी। ऑलराइट, सो फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body, ऑलराइट, कि एक बॉडी हमारी चार्ज है और दूसरी बॉडी हमारी चार्ज भी हो सकती है, अनचार्ज भी हो सकती है। उसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट होता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ड्राई हेयर और जो कॉम्ब वाला एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा ना, कि कॉम्ब जो है, अगर हम ड्राई हेयर पे हम लोग कॉम्ब करते हैं और पीसेस ऑफ पेपर पड़े हुए हैं, तो वो कॉम्ब क्या है, और पीसेस ऑफ पेपर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि कॉम्ब के अंदर चार्ज आ चुका है भाई, है ना, और हमारे पीसेस ऑफ पेपर क्या है? चाहे अनचार्ज है लेकिन वो उससे अट्रैक्ट हो गए। ये वाला आप लोगों ने करा हुआ है एक्सपेरिमेंट? नहीं तो मेरे एक शॉर्ट में है, आप लोग देख सकते हैं उसको, आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो इसके अंदर आप लोग एग्जांपल लिख सकते हैं, कॉम्बिंग द ड्राई हेयर, कॉम्ब द ड्राई हेयर exerts charge on pieces of paper, ठीक है। और इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं कि इसमें भी लाइक चार्जेस क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी इन दोनों में ही कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं थी, स्पेस से काम हो जाएगा, और दोनों में ही रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों हो रहे हैं। लेकिन वहीं जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स पे आते हैं तो ये खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस बात को ध्यान रखना कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल में खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स? Force exerted by two masses or objects to pull each other, एक दूसरे को पुल करने के लिए, यानी सिर्फ अट्रैक्शन, ठीक है, पुल करने के लिए जो फोर्सेस, जो दो मासेस या दो ऑब्जेक्ट्स आपस में जो फोर्स एक्सर्ट करती हैं, उन्हें हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और ये खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, इसमें रिपल्शन नहीं होती, ठीक है। यानी कि हम ये कह रहे हैं इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। अरे वाह, अट्रैक्ट कर रही है तो ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि बच्चों इस अट्रैक्शन के लिए मास जो है, यानी उनका वजन, उनका जो मास है वो क्या होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मेरे कोई चेयर रखी हुई है तो वो भी मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन मैं उसे फील नहीं कर पाऊंगी, उस पुल को। क्यों नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि उसका मास जो है बहुत कम है, इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन वहीं अगर मैं अर्थ की बात करूं जिसका मास बहुत ज्यादा है, बिकॉज अर्थ इज सो बिग, तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं जरूर देख पाती हूँ। क्यों देख पाती हूँ? क्योंकि मैं नीचे खड़ी हूँ, है ना, क्योंकि मेरे को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आई एम नॉट फ्लाइंग इन द एयर,
आई एम स्टिल स्टैंडिंग डाउनवर्ड्स, यानी कि आई एम स्टिल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड बिकॉज द अर्थ इज पुलिंग मी, क्योंकि अर्थ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या होता है आपका? ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स objects towards itself, उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, और वो हमें दिखाई देती है जैसे कि हम लोग खड़े हुए हैं, अगर हम ऊपर की तरफ जंप करेंगे तो नीचे ही आएंगे, है ना। एक ट्री में से कोई फ्रूट गिरेगा वो नीचे ही आएगा। अगर हम टैप वाटर ऑन करेंगे तो क्या होगा? पानी नीचे की तरफ ही फ्लो करेगा। तो ये सब क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, और इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लग रहा है, और इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत है नहीं। ओके, आई होप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर नाउ क्रिस्टल क्लियर टू यू। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर पूछिएगा, कोई क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी के ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, विच इज़ प्रेशर, येट अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर कोर्स। ठीक है, तो उसे मिस नहीं करना है। ओके, मिलते हैं आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।